नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 9 का NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 हम लोग ख़त्म करेंगे आज। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर देने के लिए हम लोग पहले ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो जो लोग नहीं जानते वो जान लें पहले। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं 1, 2, 3, इसमें 0 भी हो सकता है, 2/3, 4/5, ये सब परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2, कड़ी में 3 और कड़ी में 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। और भी अपरिमेय संख्या जो हम लोग लिख सकते हैं 1.0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 4 1। इस तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसमें और भी संख्याएं बहुत सी हो सकती है। और इस तरह ये वाली जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं हैं, और ये वाली जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, या इसमें से कोई भी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये यहाँ से उत्तर निकलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो सब वास्तविक संख्याएं होती है, और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब ये वाली अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये वाली अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, ये वाली अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, और ये वाली वास्तविक संख्या भी एक, ये वाली अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब कथन सत्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह कथन सत्य है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। ठीक, उसके बाद उत्तर में क्या लिखेंगे? कारण भी लिखना है। कारण के साथ हमने उत्तर दीजिए। तो कारण में लिखेंगे कि क्योंकि, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय, इसे समझ लीजिएगा, परिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की का समुच्चय होती है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनती है। समुच्चय का अर्थ होता है समुच्चय से, मतलब परिमेय वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के का समुच्चय होती है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो इसको उत्तर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया कथन सत्य है क्योंकि, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग होती है। क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं
वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होती है। अगर आप उदाहरण देना चाहें तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे कड़ी में दूध एक अपरिमेय संख्या भी है। कड़ी में दूध एक अपरिमेय संख्या है और यह वास्तविक संख्या भी है। कड़ी में दूध एक अपरिमेय संख्या है और यह वास्तविक संख्या भी है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा, पहले संख्या रेखा किसे कहते हैं वो आप लोग जाने। तो इस तरह जो होती है एक संख्या रेखा होती है जिसके बीच में जीरो स्थित होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। बीच में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3 सेंटीमीटर पे 3, 4 सेंटीमीटर पे 4 और जीरो के बाईं तरफ 1 सेंटीमीटर पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इसी तरह से यहाँ पे -5। अब देखिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा। यहाँ पे हम लोग 1.5 लिख देते हैं। 1.5 को 1.5 लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है। 1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1.5 को हम लोग इस तरह से, इस तरह, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कड़ी में 2 होता है, क्योंकि कड़ी में 2 का मान 1.41 लगभग होता है। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पे कड़ी में 2 होता है। इसी तरह यहाँ पे कड़ी में 3 आगे भी इस तरह होता है। तो हम लोग देखते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो संख्या रेखा पे कौन कौन से बिंदु होते हैं पहले ही हम लोग समझते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं। तो इसका उत्तर है कि हाँ, संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और -1, -2, -3, -4 को भी पूर्णांक कहते हैं। इसी तरह 0 को भी पूर्णांक कहते हैं। 0 भी पूर्णांक है। तो संख्या रेखा पर कुछ बिंदु पूर्णांक होते हैं। अब प्रत्येक बिंदु की बात हो रही है, तभी कुछ बिंदु और बाकी है। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं होती है या प्राकृतिक संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे भी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं भी होती है, मतलब संख्या रेखा के कुछ बिंदु प्राकृतिक संख्या होती है। संख्या रेखा के कुछ बिंदु पूर्णांक संख्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या संख्या रेखा पर दशमलव संख्या होती है। संख्या रेखा पर दशमलव संख्याएं भी होती है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया 1.5। ठीक। संख्या रेखा पर क्या भिन्न संख्याएं होती है? संख्या रेखा पर भिन्न संख्याएं भी होती है। 1/2। जैसे यहाँ पे हम लोग 1.5 को 1/2 और 0 और 1 के बीच में 1/2 यानी यहाँ पे आधा होगा। तो संख्या रेखा पर क्या क्या संख्याएं होती है? पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, दशमलव होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी तरह संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर कुछ बिंदु परिमेय संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे परिमेय संख्याएं। 1/2 भी परिमेय संख्या है। इसी तरह से और हम लोग देखें अपरिमेय संख्या। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं होती है कुछ बिंदु, जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ पे मान लीजिए कड़ी में 2 है, तो ये कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर बहुत से बिंदु होते हैं। कुछ पूर्णांक होते हैं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, कुछ दशमलव होते हैं, कुछ भिन्न होते हैं, कुछ परिमेय संख्या होते हैं, कुछ अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि प्रत्येक बिंदु कड़ी में n के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 बराबर हम लोग कड़ी में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 1 का मान 1 ही तो होता है। इसका मतलब हमको कड़ी में 1 का मान, 1 किसका मान लिया गया? m का लिया गया। तो मतलब एक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, पहला बिंदु।
अब हम लोग 2 की बात करें, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर करड़ी में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 4 का मान 2 होता है। यानी 2 को भी हम लोग करड़ी में यम के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे यम का मान 4 ले लिया गया है। इसी तरह से अब हम लोग 2 क्या लिख 3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं करड़ी में, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 9, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 ही तो होता है। तो इसको हम लोग करड़ी में 9 को हम लोग करड़ी में यम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब 1 2 3 ये हो गए। इस तरह से हम लोग 1 2 3 के आगे हम लोग आप लोग अनुमान कीजिए कि 4 5 6 7 8 9 10 इधर की जितनी संख्या सबको हम लोग करड़ी में यम के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम लोग चलते हैं, इसी का पार्ट, इसी के पार्ट में हम लोग ये चलते हैं कि अब थोड़ा आते हैं -1। क्या हम लोग -1 को करड़ी में लिख सकते हैं? तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या करड़ी में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि √1 का मान करड़ी में 1 का मान -1 भी होता है, -1 भी होता है, करड़ी में 1 का मान +1 भी होता है। यानी इसको हम लोग करड़ी में यम लिख सकते हैं। यानी -1 को भी हम लोग करड़ी में यम के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से आगे बढ़े -2, तो -2 को अगर लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 4, क्योंकि करड़ी में 4 का मान +2 भी होता है -2 भी होता है। करड़ी में 4 का मान +2 भी होता है, करड़ी में 4 का मान -2 भी होता है। तो इसको भी हम लोग करड़ी में यम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याओं को, सभी ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग करड़ी में यम के रूप में दिखा सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कथन तो बिल्कुल सत्य लग रहा है, लेकिन इसमें अब हम लोग आती है दशमलव वाली संख्याओं को। दशमलव वाली संख्याओं को अगर हम लोग देखें 1.5, 1.5 को ऐसे कर ले, 1.5 को 2 सही 1/2, 1 कम 2 1 3/2, 3/2 बना लेते हैं। तो 3/2 को हम लोग करड़ी में क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। अब 9/4 को आप अगर दशमलव में लिखे तो 4 दूनी 8 और बच गया 1, तो 4 दूनी 8, फिर बचा 2, 4 बचे 20, करड़ी में 2.25 लिख सकते हैं। अब क्या इसको करड़ी में यम लिखा जा सकता है? तो इसका जवाब ये कुछ लोग कहेंगे शायद हो सकता है, लेकिन ये जो है 2.25, ये 2.25 को यम नहीं लिख सकते, क्योंकि यम क्या है, एक यम को क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यम का मान जो है 2.25 है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग किसी भी भिन्न वाली संख्या को, किसी भी भिन्न वाली संख्या को करड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक इसी तरह से एक और उत्तर लिख सकते हैं, 0 को ले लेते हैं, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 0 लिख सकते हैं। तो क्या करड़ी 0 को हम लोग करड़ी में यम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यम एक प्राकृत संख्या है। यम क्या है, प्राकृत संख्या है, जबकि 0 को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता। 0 को प्राकृत संख्या क्यों नहीं माना जाता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके उत्तर में बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं उत्तर पता होगा 0 को प्राकृतिक संख्या क्यों माना जाता है, ये उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 0 को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहा जाता है। तो अब हम लोग इसको 0 को ये भी नहीं लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में यम, ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? यह कथन शुरू में तो सत्य दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग भिन्न को चेक करते हैं तो यह कथन सत्य नहीं दिखता है, क्योंकि ये बटा वाली संख्या 9/4 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का उत्तर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसके लिए हम लोग मिटा देते हैं। यह कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि क्योंकि 3/2 वाला उत्तर लिख दीजिएगा, चाहे 0 वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि 3/2 बराबर करड़ी में 9/4 बराबर 2.25 इज नॉट इक्वल टू यम। क्योंकि इतना लिख दिए, उसके बाद लिख देंगे अर्थात 3/2 को करड़ी में यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
क्योंकि 3/2 को कर्ण में यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यम एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि यम एक प्राकृत संख्या है। यह भी कह सकते हैं कि क्योंकि 2.25 प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ से उत्तर आप कैसे लिखेंगे? दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि 3/2 बराबर कर्ण में 9/4 बराबर 2.25 बराबर नहीं है कर्ण में यम के, क्योंकि यम एक प्राकृत संख्या है। बस बराबर नहीं है कर्ण में यम के, इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्वेश्चन को समझा दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं पहले ये जान लें। तो वास्तविक संख्या हम लोग 0 को कहते हैं, 1, 2, 3 को कहते हैं। इसी तरह से हम लोग -1, -2, -3 को भी कहते हैं। ये 2/3 को भी कहते हैं, 5/3 को भी कहते हैं, कर्ण में 5 को भी कहते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या आमतौर पे कर्ण में 5, कर्ण में 3, कर्ण में 2, कर्ण में 7, और ये बताया था मैंने 1.011, फिर 0.111, फिर 0, 4 इस तरह की संख्या है। तो सवाल क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए कि 0 एक वास्तविक संख्या है। क्या 0 अपरिमेय संख्या है इसमें? नहीं है उत्तर। तो इसका मतलब यह कथन गलत हो गया। दूसरा ले लेते हैं 1 को लेते हैं, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या 1 उसमें है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब। ठीक, कुछ और लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 वास्तविक संख्या है लेकिन 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं इसमें से कर्ण में 5 लेते हैं। कर्ण में 5 एक वास्तविक संख्या है। क्या कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन कुछ अपरिमेय संख्या जैसे कर्ण में 5 अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया आपको कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। तो यहाँ हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसकी जगह 5 की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरह आप 2 और 3 को भी लिख सकते हैं, या 2/3 को भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 2/3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु 2/3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कौन से पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गए ये सब। अब धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो मतलब 1 का वर्गमूल कर्ण में 1, 2 का वर्गमूल इतना, 3 का वर्गमूल इतना, 4 का इतना, 5 का इतना। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे?
कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। कड़ी में 2 का वर्गमूल कितना होगा कड़ी में 2। कड़ी में 3 का वर्गमूल कड़ी में 3। कड़ी में 4 का वर्गमूल 2। कड़ी में 5 का वर्गमूल कड़ी में 5। तो यहाँ पे आप देखिए ये जितने भी वर्गमूल है इसमें से ये वाला अपरिमेय है, ये वाला अपरिमेय है, ये वाले अपरिमेय है। कड़ी में 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, कड़ी में 3 का वर्गमूल अपरिमेय है, कड़ी में 5 का वर्गमूल भी अपरिमेय है। लेकिन कड़ी में 4 का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है, क्योंकि ये वाली संख्या परिमेय है। इसी तरह से कड़ी में 1 का वर्गमूल भी अपरिमेय नहीं है, ये क्या है परिमेय है। तो इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय होते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल परिमेय है, जैसे 4 का वर्गमूल परिमेय है। तो उत्तर क्या होगा नहीं। तो उत्तर लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फिर उदाहरण देंगे, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण इसमें से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उदाहरण 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल यानी बराबर कड़ी में 4, 4 का वर्गमूल बराबर कड़ी में 4 बराबर 2 बराबर एक परिमेय संख्या। उदाहरण 4 का वर्गमूल यानी कड़ी में 4 बराबर 2 बराबर एक परिमेय संख्या है। ये उदाहरण हो गया, सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, दिखाइए कि थर्ड क्वेश्चन, दिखाइए कि कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह इधर -1, -2। अब हम लोग 5 को लिखना है। तो कड़ी में 5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका 1 आएगा और इसको हम लोग कड़ी में 5 हो गया। तो मतलब 2 सेमी और 1 सेमी का त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मान करके 2 सेमी चाप लेकर के एक चाप काटेंगे। तो यहाँ पे 2 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। इसका हम लोग नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं P। OP एक रेखाखंड खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी 2 सेमी होगी। यहाँ ऊपर 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 2 पता चल ही रहा है। तो इसके बाद कितना खींचेंगे 1 सेमी। यहाँ पर चांदा रख करके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। जब 90 डिग्री का कोण बना लेंगे तो इसमें 1 सेमी का चाप खींचेंगे। यहाँ रख करके 1 सेमी का चाप, यहाँ रख करके 1 सेमी का चाप ऐसे कटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ 1 सेमी हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। ये हो गया P हो गया, इसको मान लेते हैं कि A है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे OA का मान जो होगा वो कड़ी में 5 होगा। 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 में जोड़ेंगे 5, तो कड़ी में 5 होगा इसकी लंबाई। तो संख्या रेखा पर तो बिंदु A है नहीं, तो संख्या रेखा पे करने के लिए इसको केंद्र मान करके, O को केंद्र मान के और OA के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। O को केंद्र मान के OA को त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को ऐसे संख्या रेखा को बिंदु M पर काटता है। बिंदु O को केंद्र मान करके OA के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु M पर काटता है। तो अतः OM बराबर कड़ी में 5, अर्थात बिंदु M कड़ी में 5 को निरूपित करता है, अर्थात बिंदु M कड़ी में 5 को निरूपित करता है, बिंदु M कड़ी में 5 को निरूपित करता है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कागज की एक बड़ी शीट लीजिए।
कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो कागज की एक बड़ी शीट ले लीजिए, फिर क्या करना है, कागज की एक बड़ी शीट ले लिए, उसके बाद क्या करना है, कागज की एक बड़ी शीट ले लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़िए, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। एक बड़ी शीट लेना है और जो चित्र दिया गया है ये स्क्वायर रूट स्पाइरल है या वर्गमूल स्पाइरल है, इसकी रचना करना है। कैसे करना है, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, सबसे पहले एक बिंदु यहाँ पे ओ ले लिया गया। फिर क्या करना है, और एक एकक लंबाई का रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट ओपी खींचे, एकक लंबाई का एक रेखाखंड ओपी खींचे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ओ ले लिए और ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के काट देंगे और ये 1 सेमी का एक रेखाखंड ओपी खींच दिए, ये ओपी हो गया। फिर इसके बाद एकक लंबाई वाले ओपी नहीं OP1 खींचे, लगता होगा क्या खींचे, OP1 खींचे, OP1 खींच लिए। उसके बाद क्या करना है, एकक लंबाई का रेखाखंड OP1 खींचे, एकक लंबाई का रेखाखंड OP1 खींचे। तो एक लंबाई का ये, यहाँ से एक लंबाई का एक OP1 खींच लिए। देखिए आकृति 1.9, बुक में जो आकृति दिया है वो 1.9 है, उसको देख लीजिए। अब OP2 पर लंब रेखा P2 P3 खींचिए। अब क्या करना है कि एकक लंबाई का एक और, लगता है छूट गया इसमें कुछ, फिर एकक लंबाई का एक रेखाखंड P1 P2 खींचना है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है, यहाँ पे चांदा रखेंगे, चांदा रख के 90 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर काटेंगे। तो P1 P2 एक और रेखाखंड खींचेंगे, P1 P2 एक रेखाखंड और खींच लेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मतलब OPT स्क्वायर, OPT2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 1 हो गया 2, तो 2 बराबर हो गया OP2 का स्क्वायर। तो यहाँ से OP2 बराबर हो जाएगा कर्ण में 2। तो यहाँ पे चित्र में कर्ण में OP2 का मान कर्ण में 2 है। फिर क्या करना है, फिर P2 पर, बिंदु P2 पर एक और लंब खींचना है P3, बिंदु P पर एक लंब खींचना है P2 P3। यहाँ पर एक और लंब खींचेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे, इधर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ एक रेखा खींचेंगे। इसको भी 1 लेंगे, कितना लेंगे, 1 लेंगे, किताब में 1 नहीं दिया हुआ, इसकी लंबाई भी एकक लेंगे, मतलब 1 ले लेंगे। तो इसका जो लंबाई होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे और ये वाला जो है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 का मतलब 3, तो 3 हो गया। इसका मतलब हो गया कि OP3 का जो मान हो गया √3 आ जाएगा। OP3 का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, मतलब इसका मान कर्ण में 3 आ जाएगा। इसी तरह से कर्ण में 3 है और यहाँ पे एकक लंबाई का फिर एक और लंब खींचेंगे, एकक लंबाई का यहाँ पे हम लोग ले लेंगे और कोई बिंदु ले लेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण में 4 आ जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, कर्ण में 5, कर्ण में 6, कर्ण में 7, कर्ण में 8 करते जाएंगे तो एक सर्पिल खींचा जाएगा। तो इसी प्रकार को जारी रखते हुए OPN-1 पर, OPN-1 इसी तरह से मान लीजिए O है, ये P3 है, इसी तरह से एक जगह पे OPN-1 आ रहा है, यहाँ पे जाते जाते एक जगह पे OPN-1 आ रहा है। तो OPN-1 पर लंब रेखाखंड खींचकर, एकक लंब रेखाखंड खींच करके आप रेखाखंड PN-1 ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बार भी लंब खींचेंगे, यहाँ पे लंब खींच देंगे तो यहाँ पे एक रेखाखंड, यहाँ पे एक रेखाखंड मिलेगा PN-1, P प्राप्त कर सकते हैं। तो PN-1 और P प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से।
इस प्रकार बिंदु O P1 P2 P3 डॉट 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 Pn प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद फिर Pn-1 के बाद Pn भी मिलेगा और उन्हें मिला करके पहले वाले को मिलाएंगे तो कड़ी में 2 बनेगा, दूसरे वाले को मिला दिए तो कड़ी में 3 बनेगा, तीसरे में मिलाएंगे n-1 को मिलाएंगे तो यहाँ पे Pn मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे को OP3 से मिलाए हैं, OP3 से मिला दिए हैं, OP3 से मिलाए हैं तो कड़ी में 3 आ गया, OP2 से मिलाए हैं तो कड़ी में 2 आ गया। तो इसी तरह से कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 और डॉट 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 कोई भी वर्गमूल का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कोई भी वर्गमूल का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, सिंगल सर्किल प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आपको करना कैसे है, एक कागज की शीट ले लेना, उस पर सारा काम करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज आप लोगों को जो मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस क्रियाकलाप को नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मैं किस तरह से बनाते हैं उसको बना करके आपको दिखा दूंगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल संजय सर JVS को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि आप कक्षा 9 के, 10 के, 11 के, 12 के कोई भी क्लास के छात्र को जानते हो तो उसको जरूर शेयर कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मेरे इस चैनल पे 9, 10, 11 और 12 के भी पढ़ाए जाते हैं। 9, 10, 11, 12 के भी बहुत सी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी करने वाले छात्रों को जानते हो तो उनके पर भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि वो अपना जो हम लोग SSC उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रतियोगी परीक्षाओं को जो पढ़ाते हैं उस पर भी वो देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।